तो स्टूडेंट अभी आप घीसा पाठ का पार्ट 1 आप देख चुके हैं और अब आप पार्ट 2 में बचे हुए पार्ट का अध्ययन कीजिएगा और समझिएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा कि घीसा किस प्रकार अपने आदर्शों का निर्वहन करते हुए एक अच्छे आदर्श विद्यार्थी का रूप दर्शाता है और उसकी जो गुरु रहती हैं वह उससे बहुत ही सहानुभूति रखती हैं, क्योंकि वह बालक जो था वो बड़ा ही ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ था। तो आपने यहाँ देखा था कि किस प्रकार घीसा ने उस जलेबी के जो उनकी गुरु के द्वारा दी गई थी उसका किस प्रकार हिस्सा किया था और बराबर उसने अपनी माँ को, अपने कुत्ते के पिल्ले को और खुद बराबर बराबर खाए थे। तो आगे देखिए, और होली के पहले की एक घटना तो मेरी स्मृति में। अब यहाँ लेखिका जो है वो अपनी यादों, अतीत की यादों को और दोहराते हुए किसी घटना का यहाँ पे और वर्णन करती हैं। बताती हैं कि और होली के पहले की एक घटना तो मेरी स्मृति में ऐसे गहरे रंगों से अंकित है जिसका भूल सकना सहज नहीं। एक होली की कोई घटना है, उसको भी यहाँ पे बताती हैं कि उन दिनों हिंदू मुस्लिम बेमनस्य धीरे धीरे बढ़ रहा था और किसी दिन उसके चरम सीमा तक पहुंच जाने की पूर्ण संभावना थी। हिंदू मुस्लिम झगड़े हो रहे थे और उनका जो युद्ध चल रहा था वो एक दिन बहुत ही भीषण चरम सीमा पे पहुंचने वाला था। घीसा 2 सप्ताह से ज्वर से पड़ा था, दवा में भिजवा देती थी परंतु देखभाल का कोई ठीक प्रबंध ना हो पाता था। घीसा जो था वो 2 सप्ताह से बीमार पड़ा था, दवा लेखिका उन्हें पहुंचा देती थी। 2-4 दिन उसकी माँ स्वयं बैठी रही, फिर एक अंधी बुढ़िया को बैठाकर काम पर जाने लगी। अब उसकी देखभाल करने के लिए 2 दिन तो उसकी माँ ने अपनी मजदूरी को त्याग दिया, लेकिन कब तक बैठी रहती। तो एक बुढ़िया थी अंधी सी, उसको बैठाकर घीसा की देखभाल के लिए वह अपनी मजदूरी पर जाने लगी। इतवार की सांझ को मैं बच्चों को विदा दे घीसा को देखने चली, परंतु पीपल के 50 पग दूर पहुंचते पहुंचते उसी को डगमगाते पैरों से गिरते पड़ते अपनी ओर आते देखा। एक दिन मैंने देखा कि घीसा मेरी ओर ही डगमगाते पैरों से आ रहा है। मेरा मन उद्विग्न हो उठा, मतलब बहुत ज्यादा भाव विभोर हो गया। वह तो इधर 15 दिन से उठा ही नहीं था, अतः मुझे उसके सन्निपात ग्रस्त होने का संदेह था। वह 15 दिन से बिस्तर में पड़ा हुआ था, तो मुझे लगा कि उसे बहुत तेज बुखार है। उसके सूखे शरीर में विद्युत सी दौड़ रही थी, आंखें और भी सचेत और मुख ऐसा था जैसे हल्की आंच में धीरे धीरे लाल होने वाला लोहे का टुकड़ा। बुखार के कारण उसका जो मुख था वो लाल लोहे के टुकड़े के समान तप रहा था। पर उसके बातग्रस्त होने से भी अधिक चिंताजनक उसकी समझदारी की कहानी निकली। वह प्यास से जाग गया था, उसको प्यास लगी थी और वो जाग गया था, पर पानी पास नहीं मिला और मनिया की अंधी आजी से मांगना ठीक ना समझकर वह चुपचाप कष्ट सहने लगा। अब एक अंधी सी बुढ़िया तो उसके पास बैठी थी, प्यास लगी तो उसने सोचा कि इस अंधी बुढ़िया को मैं क्यों परेशान करूं, और इस प्रकार वो खुद ही उठ के पानी पीने के लिए कष्ट सहते हुए बढ़ा आगे। इतने में क्या हुआ कि मुल्लू के कक्का के पास से लौटकर दरवाजे से ही अंधी को बताया। इतने में मुल्लू के कक्का ने पास से लौटकर दरवाजे से ही अंधी को बताया कि शहर में दंगा हो रहा है। अब मुल्लू के जो कक्का थे उन्होंने अंधी को दरवाजे के पास ही खड़े होकर बताया कि शहर में दंगा हो रहा है, और तब उसे गुरु साहब का ध्यान आया। अब उसने घीसा ने ये बात सुनी तो उसे अचानक अपने गुरु का ध्यान आ गया। मुल्लू के कक्का के हटते ही वह ऐसे हौले हौले उठा कि बुढ़िया को पता ही ना चला, और कभी दीवार कभी पेड़ का सहारा लेता लेता इस ओर भागा। अब उसको अपने गुरु का ध्यान जब आया तो वह उठते गिरते लड़खड़ाते कदमों से गुरु जहाँ पढ़ाते थे अपने विद्यालय की ओर धीरे धीरे आने लगा। वह गुरु साहब के गोड़ धर कर यही पड़ा रहेगा, पर पार किसी तरह नहीं जाने देगा। वह ये सोचते हुए जा रहा था कि वह अपने गुरु के पैरों को पकड़ लेगा और किसी भी तरह उनके पैरों में ही गिर के पड़ा रहेगा, लेकिन उन्हें शहर
नहीं जाने देगा। अर्थात उसे अपने गुरु की बहुत चिंता थी कि क्योंकि शहर में दंगे हो रहे थे और वो गुरु को शहर उस दंगों के बीच फंसने देना नहीं चाहता था, इसलिए वह उतने बुखार में उठ करके गुरु की चिंता से वह उनकी ओर उनको शहर जाने के लिए मना करने के लिए दौड़ पड़ा। तब मेरी समस्या और भी जटिल हो गई। पार तो मुझे पहुंचना ही था, पर साथ ही बीमार घीसा को ऐसे समझाकर जिससे उसकी स्थिति और गंभीर न हो जाए। पर सदा के संकोची, नम्र और आज्ञाकारी घीसा का इस दृढ़ और हठी बालक में पता ही न चलता था। उसने पारसाल ऐसे ही अवसर पर हताहत 2 मल्लाह देखे थे और कदाचित इस समय उसका रोग से विकृत मस्तिष्क उस चित्रों से गहरा रंग भरकर मेरी उलझन को और उलझा रहा था। पर उसे समझने का प्रयत्न करते करते अचानक ही मैंने ऐसा तार छू दिया जिसका स्वर मेरे लिए भी नया था। यह सुनते ही कि मेरे पास रेल में बैठकर दूर दूर से आए हुए बहुत से विद्यार्थी हैं जो अपनी माँ के पास साल भर में एक बार ही पहुंच पाते हैं और जो मेरे ना जाने से अकेले घबरा जाएंगे। घीसा का सारा हट, सारा विरोध ऐसे बह गया जैसे वह कभी था ही नहीं। और तब घीसा के सामने समान तर्क की क्षमता किसमें थी। जो सांझ को अपनी माई के पास नहीं जा सकते, उनके पास गुरु को जाना ही चाहिए। तभी घीसा रोकेगा तो उसके भगवान जी भी गुस्सा हो जाएंगे, क्योंकि वे ही तो घीसा को अकेला बेकार घूमता देखकर गुरु साहब को भेज देते हैं। ये आदि उसके तर्कों का स्मरण कर आज भी मन भर आता है। परंतु उस दिन मुझे आपत्ति से बचाने के लिए बुखार से जलते हुए अशक्त शरीर को घसीट लाने वाले घीसा को जब उसकी टूटी खटिया में लिटाकर मैं लौटी, तब मेरे मन को कौतूहल की मात्रा ही अधिक थी। अब यहाँ पे घीसा लड़खड़ाते कदमों से गुरुजी के पास पहुँचता है और उन्हें दंगों की पूरी कहानी बताता है कि किस प्रकार दंगे बढ़ रहे हैं और गुरुजी को शहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो दंगे में फंस सकती हैं, उनकी जान को खतरा हो सकता है। तब गुरुजी ने घीसा को समझाया कि देखो बेटा, मैं तो यहाँ हफ्ते में 1 दिन आती हूँ, लेकिन 6 दिन मैं अपने घर में रहती हूँ, क्योंकि मेरे पास शहर से आए हुए कुछ बच्चे साथ में रहते हैं और वो अपने माता पिता से अलग मेरे भरोसे मेरे घर पे रहते हैं। अगर मैं उनके पास नहीं पहुँची तो वो भी दंगों की वजह से घबरा जाएंगे, तो ये बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, इसलिए मुझे घर वापस जाना बहुत ज़रूरी है। तब घीसा अपने मन में विचार करता है और लेखिका से कहता है कि हाँ, ये बात तो सही है कि मैं भी तो अकेला घूमता रहता था, इसीलिए भगवान ने मुझे मेरे पास आपको भेजा है। और ऐसे ही वो बच्चे जब अकेले हैं घर में तो गुरु को वहाँ पे वापस जाना चाहिए। अगर मैं गुरु को ज़बरदस्ती रोकूंगा तो मेरे भगवान नाराज हो जाएंगे। और इस प्रकार वह अपने हट को तोड़ देता है और गुरु के सामने कुछ नहीं कह पाता है, अपनी प्रार्थना को वह वापस ले लेता। और इस प्रकार लेखिका जो है वो उसकी इस भावना से बड़ी ही उनका मन द्रवित हो जाता है और वह उस बुखार भरी अवस्था में उसे घर वापस ले जाकर खटिया में वापस लेटाकर लौटती हैं। और उसकी इस बात को सोच कर उनका मन बहुत ही द्रवित होता रहता है और उस लेखिका की सहानुभूति घीसा के प्रति और अधिक बढ़ते जाती है। इसके उपरांत घीसा अच्छा हो गया और धूल और सूखी पत्तियों को बांधकर उन्मत्त के समान घूमने वाली गर्मी की हवा से उसका रोज संग्राम छिड़ने लगा। झाड़ते झाड़ते ही वह पाठशाला धूल धूसरित होकर भूरे, पीले और कुछ हरे पत्तों की चार में छिपकर तथा कंकाल शेषी शाखाओं में उलझते सूखे पत्तों को पुकारते वायु की संतृप्त सरसर से मुखरित होकर उस भ्रांत बालक को चिढ़ाने लगती। अब यहाँ पे जब घीसा ठीक हो गया तो वो फिर से अपने विद्यालय को झाड़ने बुहारने का काम करने लगा और गर्मी और हवा इतनी चलती थी कि जैसे ही वो झाड़ता था पत्ते फिर गिर गिर करके वहाँ पर फिर से इकट्ठे हो जाते थे और हवा में दूर तक सरसर की आवाज़ से उड़ते थे। तो ऐसा लगता था कि वह पत्ते जो हैं वो घीसा को चिढ़ाते हों, क्योंकि वो बार बार झाड़ के साफ करता है और पत्ते जो हैं बार बार गिरते और सरसराहट की आवाज़ करते हुए उसे चिढ़ाने का काम करते हो, ऐसा लगता था। तब मैंने तीसरे पहर से संध्या समय तक वहां रहने का निश्चय किया, परंतु पता चला घीसा किसाती आंखों को मलता और पुस्तक से बार बार धूल झाड़ता हुआ दिन भर वहीं पेड़ के नीचे बैठा रहता। बेचारा
हवा की वजह से बार बार धूल होते रहती, बार बार वो उसे झाड़ पोंछते थे, तो इसीलिए पूरा दिन उसका वहीं बैठे बैठे बीत जाता। मानो वह किसी प्राचीन युग का तपोव्रती अनागरिक ब्रह्मचारी हो, जिसकी तपस्या भंग करने के लिए ही लू के झोंके आते हैं। इस प्रकार चलते चलते समय ने जब दाई छूने के लिए दौड़ते हुए बालक के समान झपटकर उस दिन पर उंगली रख धर दी जब मुझे उन लोगों को छोड़ देना था। अब स्कूल का दिन समाप्त होने वाले थे। अब गुरुजी को उन्हें छोड़कर जाना था क्योंकि छुट्टियां शुरू होने वाली थी। तब तो मेरा मन बहुत ही अस्थिर हो उठा। लेखिका कहती, अब जब मुझे छोड़ना है उनको, तो मेरा ही मन खुद बहुत ही विचलित हो रहा था। कुछ बालक उदास थे तो कुछ खेलने की छुट्टी से प्रसन्न। कुछ जानना चाहते थे कि छुट्टियों के दिन चूने की टिपकियां रखकर गिने जाएं या कोयले की लकीरें खींचकर। कुछ जानना चाहते थे कि वो छुट्टियों के दिन कैसे गिनेंगे, कि कब ये छुट्टियों के दिन समाप्त होंगे और हमारा फिर स्कूल फिर से चालू होगा, उन दिनों को वो कैसे गिनेंगे। तो कुछ चूने की टिक्कियां रखकर गिनना चाहते थे, कुछ कोयले की लकीरें खींचकर गिनना चाहते थे। कुछ के सामने बरसात में चूते हुए घर में 8 पृष्ठ की पुस्तक बचा रखने का प्रश्न था। बोला कि बरसात का मौसम आने वाला है, छुट्टियों के दिन है, हम किताबों को रखेंगे, हमारे घर में पानी टपकता है तो हमारी पुस्तकें जो है वो गीली हो जाएंगी। तो इससे उनको अपने घर में रखने का बड़ा ही समस्या महसूस हो रही थी। और कुछ कागजों पर चूहों के आक्रमण की ही समस्या का समाधान चाहते थे। कुछ का कहना था कि हमारे घर में चूहे बहुत आते हैं तो चूहे उसे खा जाएंगे। ऐसे महत्वपूर्ण कोलाहल में घीसा ना जाने कैसे अपना रहना आवश्यक समझ लेता था। अतः सदा के समान आज भी मैं उसे खोज ना पाई। अर्थात सब बच्चे स्कूल में थे लेकिन वो बच्चा वहां पे घीसा नहीं था, अर्थात वह क्लास से गायब था। जब मैं कुछ चिंतित सी वहां से चली तब मन भारी भारी हो रहा था, आंखों में कोहरा सा घिर आता था। अब सब बच्चों से विदा लेकर वो जब निकलने लगी लेकिन घीसा उन्हें नहीं मिला तो उनका मन बार बार भारी होने लगा था। वास्तव में उन दिनों डॉक्टरों को मेरे पेट में फोड़ा होने का संदेह हो रहा था। उनको कुछ बीमारी हो गई थी लेखिका को, तो वो उसका ऑपरेशन की भी संभावना थी। कब लौटूंगी या नहीं लौटूंगी यह भी सोचते सोचते मैंने फिर कर चारों ओर आदर दृष्टि डाली। वह कुछ समय तक उन परिचित स्थानों से भेंट कर वहीं उलझ रही थी और सोचती थी लेखिका पता नहीं मेरी तबीयत ठीक होगी कि नहीं, मैं कभी वापस लौट पाऊंगी कि नहीं। ऐसा सोचते सोचते उन्होंने फिर से अपनी निगाह ऐसे पीछे पलटाया, फिर वापस अपनी आगे की ओर चल दी। लेकिन उन्हें घीसा बार बार याद आ रहा था। पृथ्वी के उस उच्छ्वास के समान उठते हुए धुंधलेपन में वे कच्चे मगर आकंठ मग्न हो गए थे। केवल फूस के मटमैले और खपरेले के कत्थई और काले छप्पर वर्षा में बड़ी गंगा की मिट्टी जैसे जल में पुरानी नावों के समान जान पड़ते थे। कछार की बालू में दूर तक फैले तरबूज और खरबूज के खेत अपने सिरकी और फूस के टटियों और रखवाली के लिए बनी पर्णकुटियों के कारण जल में बसे किसी आदिम द्वीप का स्मरण दिलाते थे। उनमें एक दो दिए जल चुके थे। तब मैंने दूर तक एक छोटा सा काला धब्बा आते देखा। शाम का समय हो गया था, लोगों के घर अब दिए जलने शुरू हो गए थे। तब मैंने एक काला धब्बा अपनी ओर आते हुए देखा। वह घीसा ही होगा, यह मैंने दूर से ही जान लिया। आज गुरु साहब को उसे विदा देना है, यह उसका नन्हा हृदय उसकी पूरी संवेदना शक्ति से जान रहा था। इसमें संदेह नहीं था। वो जानती थी कि आज घीसा मुझे विदाई देने वाला है और ये बात घीसा भी अच्छी तरह जानता है, तो उसे घीसा ही नजर आने लगा था। परंतु उस उपेक्षित बालक के मन में मेरे लिए कितनी सरल ममता और मेरे विक्षोभ की कितनी गहरी व्यथा हो सकती है जानना मेरे लिए शेष था। अब क्या वाकई में घीसा के मन में मेरे लिए एक अपार श्रद्धा है, गुरु की भक्ति है या नहीं, वह इसे अच्छी तरह जान लेना चाहती थी लेकिन वह जान नहीं पाती थी। उनके मन में एक बेचैनी थी और वो उसे जानने की इच्छा चाहती थी। निकट आने पर देखा कि उस धूमिल गोधूली में बादामी कागज पर काले चित्र के समान लगने वाला नंगे बदन घीसा एक बड़ा तरबूज दोनों हाथों में संभाले था, जिनमें बीच के कटे भाग में से भीतर की ईषत लक्ष्य ललाई चारों ओर के गहरे हरेपन में कुछ खिले कुछ बंद गुलाबी फूल जैसी जान पड़ती थी। एक बड़ा सा तरबूज घीसा मेरी ओर लेके आ रहा था।
घीसा के पास ना पैसा था ना खेत, तब क्या वह इसे चुरा लाया। अब मैंने सोचा कि ये तो बहुत गरीब है बच्चा है, क्या ये घीसा इस तरबूज को चुरा के लाया है? खरीद के तो लाया नहीं होगा, क्योंकि इसके पास पैसा हो नहीं सकता। मन का संदेह बाहर आया ही, और तब मैंने जाना कि जीवन का हरा सोना छिपाने के लिए उस मलिन शरीर को बनाने वाला ईश्वर उस बूढ़े आदमी से भिन्न नहीं, जो अपने सोने की मोहर को कच्ची मिट्टी की दीवार में रखकर निश्चिंत हो जाता है। मेरे मन का संदेह बाहर आया ही, और तब मैंने जाना कि जीवन का खरा सोना छिपाने के लिए उस मलिन शरीर को बनाने वाला ईश्वर उस बूढ़े आदमी से भिन्न नहीं है, जो अपनी सोने की मोहर को कच्ची मिट्टी की दीवार में रखकर निश्चिंत हो जाता है। घीसा गुरु साहब से झूठ बोलना भगवान जी से झूठ बोलना समझता था। वो समझ गई थी कि जब मैं इसे पूछूंगी तो ये झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि झूठ बोलना वह भगवान से झूठ बोलने के बराबर समझता है। तब तरबूज कई दिन पहले देख आया था। जब लेखिका ने पूछी उससे कि तुम ये तरबूज कहाँ से लाए हो, क्या चुरा के लाए हो, तब उसने जवाब दिया यह तरबूज उसने कई दिन पहले देख के आ गया था। माई के लौटने में जाने क्यों देर हो गई, तब उसे अकेले ही खेत पर जाने पड़ा। वह बताता है कि मेरी माँ को खेत से आने में लेट हो गया, मैं उससे कुछ पैसा मांग कर के इसे खरीद के लाना चाहता था, लेकिन माँ जब लेट में आई तो मैं अकेला ही खेत पर चला गया। वहाँ खेत वाले का लड़का था, जिसकी उसके नए कुर्ते पर बहुत दिन से नजर थी। अब एक नया सा कुर्ता घीसा ने पहना हुआ था। उस खेत वाले का जो लड़का था वह उस घीसा के नए कुर्ते पर उसकी बहुत दिन से नजर बनी हुई थी। प्रायः सुना सुनाकर कहता रहता था कि जिसकी भूख झूठी पत्तल से बुझ सकती है, उसके लिए परोसा लगाने वाले पागल होते हैं। कहता था वो कि मतलब नया कुर्ता पहने हुए देखकर उसे ताने मारता था। कहता था कि जिसकी भूख जो है वो झूठी पत्तल में पड़े हुए भोजन से बुझ सकती है, तो उसके लिए परोसा लगाने की क्या जरूरत है। अर्थात जिसकी फटे पुराने कपड़ों में जिंदगी गुजर सकती है, उसे नया कुर्ता पहनने के लिए लोग देते ही क्यों हैं। उसने कहा पैसा नहीं है तो कुर्ता दे जाओ। अब मैं तरबूज खरीदना चाहता था, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे और मेरे कुर्ते पर तो उसकी पहले से ही नजर थी। तो उस लड़के ने कहा कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो ये कुर्ता मुझे दे दो और तरबूज बदले में ले लो। और घीसा आज तरबूज ना लेता तो कल उसका क्या करता। बोला कि अगर मैं आज इस तरबूज को नहीं खरीदता तो कल मैं लेके क्या करता। जब माँ से कल पैसा ले लेता और तब कल तरबूज खरीदने जाता, तो इस तरबूज को मैं क्या खरीदता खरीद के। इसलिए मैं उस अपना कुर्ता दे आया। पर गुरु साहब को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गर्मी में वह कुर्ता पहनता ही नहीं है। बोला कि मैं अपना कुर्ता इस लिए दे दिया क्योंकि गर्मी के दिन में मैं कुर्ता पहनता ही नहीं हूँ, और ना जाने अनजाने ना और जाने आने के लिए पुराना कुर्ता भी है मेरे पास में। तरबूज सफेद ना हो इसलिए कटवाना पड़ा। मीठा है या नहीं यह देखने के लिए उंगली से कुछ निकाल के चखना भी पड़ा, क्योंकि वो गुरु के लिए लेके जा रहा था। गुरु साहब अगर ना ले तो घीसा रात भर रोएगा, छुट्टी भर रोएगा। बोलता है घीसा कि गुरुजी अगर इस तरबूज को अगर आप नहीं लेंगे तो मैं रात भर रोऊंगा, और जितने दिन की छुट्टियां हैं वो पूरी छुट्टियां भर में बहुत रोऊंगा। ले जाए तो वह रोज नहा धोकर पेड़ के नीचे पढ़ा और पाठ दोहराता रहेगा, और छुट्टी के बाद पूरी किताब पट्टी पर लिखकर दिखा सकेगा। बोलता अगर आप इस तरबूज को अगर ले लेंगे तो मैं रोज आपके दिए हुए पाठ को इस पेड़ के नीचे साफ सुथरा करके रोज बैठकर उसे दोहराया करूंगा, पढ़ा करूंगा, और जब छुट्टियां खत्म हो जाएगी तो मैं उसे अपने स्लेट पर लिख करके दिखाऊंगा भी, और तब अपने स्नेह में प्रलग्न उस बालक के सिर पर हाथ रखकर मैं भावातिरेक से निश्चल ही हो गई। अब उसकी इस गुरु भक्ति को देख करके लेखिका का मन बहुत ही ज्यादा द्रवित हो जाता है। उसके सिर पर हाथ फेरती है और बहुत ही भावविभोर हो जाती है। उस तट पर किसी गुरु को किसी शिष्य ने ऐसी दक्षिणा मिली होगी। कभी किसी विद्यार्थी ने अपने गुरु को कभी ऐसी गुरु दक्षिणा दी होगी। मुझे विश्वास नहीं। बोलती कि ऐसी गुरु दक्षिणा आज तक किसी विद्यार्थी ने किसी गुरु को नहीं दी होगी, मुझे ऐसा विश्वास है। परंतु उस दक्षिणा के सामने संसार के अब तक सारे आदान प्रदान फीके ही पड़े। फिर घीसा के सुख का विशेष प्रबंध कर मैं बाहर चली गई, और लौटते लौटते कई महीने लग गए।
इस बीच में उसका कोई समाचार ना मिलना ही संभव था। जब फिर उस ओर जाने का मुझे अवकाश मिल सका, तब घीसा को उसके भगवान जी ने सदा के लिए पढ़ने से अवकाश दे दिया था। अब उस दिनों की जो छुट्टियां चल रही थी, जितने महीनों की, उतने महीनों तो लेखिका वहां जा नहीं सकी और ना ही उसका कोई समाचार मिल सका। और जब लेखिका उस गांव में जाने के लिए तैयार हुई और उस गांव में गई और बच्चों को पढ़ाने के लिए तैयार हुई, तब पता चला कि घीसा को तो भगवान ने पढ़ने से ही अवकाश दे दिया है, अर्थात वो अब इस दुनिया में नहीं रहा है। आज वह कहानी दोहराने की मुझ में शक्ति नहीं है। लेखिका कहती है कि आज उसी कहानी को फिर से दोहराने की मुझ में शक्ति नहीं है, पर संभव है आज के कल, कल के कुछ दिन, दिनों के मास और मास के वर्ष बीत जाने पर मैं दार्शनिक के समान धीर भाव से उस छोटे छोटे जीवन का उपेक्षित अंत बता सकूंगी। अभी मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है कि मैं अन्य मलिन मुखों में उसकी छाया ढूंढती रहूं। वो कहती है कि मुझे उसकी, घीसा की उस दुख भरी कहानी को फिर से दोहराने की हिम्मत नहीं है। कई वर्ष बीत जाने पर भी शायद मैं उसकी कोई बात बता सकूं आपको, लेकिन फिलहाल अभी तो मैं इन बाकी जो बचे हुए बालक हैं उनकी मलिन मुखों में घीसा की ही छवि ढूंढ रही हूँ और मुझे वो घीसा नहीं मिल रहा है। बस मुझे उसकी ही स्मृति बार बार हो होकर आ जाती है। इस प्रकार घीसा की याद करते हुए लेखिका इस पाठ को उसकी गुरु भक्ति का एक प्रमाण मानकर यहाँ पे घीसा की गुरु भक्ति का वर्णन यहाँ पे कवियत्री अपने इस पाठ में करती है कि किस प्रकार घीसा बड़ा ही ईमानदार और गुरु भक्त था और ऐसी गुरु दक्षिणा जो घीसा ने अपनी गुरु को दिया, आज संसार में आज तक किसी भी शिष्य ने अपने गुरु को नहीं दी होगी। उसकी इसी कहानी को याद करते हुए कवित्री बड़ी ही भाव विभोर होकर इस पाठ को लिखती है, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।